Hello, students. Hi, how are you? Today we are going to study about the 11th class history. आज हम जो है 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ेंगे और 11th बुक की जो 11th क्लास की जो बुक है वह है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक जो है हमारा उसका है और उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें। सेक्शन फर्स्ट, अर्ली सोसाइटी, इंट्रोडक्शन, टाइमलाइंस, थीम्स 1, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। So we are going to understand about the first chapter, early society and city life. Early society, writing and city life. Early society. You can see here early society. Now we are going to start to read and understand the first chapter of 11th class book. किसी भी बुक को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हमें उसकी प्रॉपर रीडिंग को ठीक से अच्छे से समझना चाहिए। जब हम पढ़ कर के उसकी रीडिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कॉम्प्रिहेंस कर पाएंगे, इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे उस चैप्टर को प्रॉपरली और क्लियरली समझ पा रहे हैं। और इसमें जो भी टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हमको नज़र आएंगे, उनके टेक्निकल पॉइंट्स को भी हमें क्लियरिटी के साथ समझना होगा। और जो भी आपको कोई डाउट या कोई ऐसी टेक्निकल टर्म्स लगती हैं जो आइडियाज़ आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो यू हैव द राइट टू आस्क मी एंड यू कैन पुट योर क्वेश्चन टू मी एंड आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन. In this section, we will read about early society, which is often traced to the beginning of human existence. इस सेक्शन में we will read about early society, which is often traced to the beginning of human existence. इस चैप्टर में हम उस सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो ऑफन जो है अक्सर जो है बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में हमें जानकारी देती है। फ्रॉम द रिमोट पास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो कि बहुत ही पुरानी सालों बिलियंस ईयर्स पहले की जो घटना है, जो जानकारी हैं, उसके बारे में हमको जानकारी देता है। योर टीचर्स विल इन्फॉर्म यू how humans first emerged in Africa and how archaeologists have studied these early phases of history from remains of bones and stone tools. आपका जो टीचर है वो आपको ये सारी जानकारी देगा कि how humans first emerged in Africa and अफ्रीका में जो है ह्यूमन्स सबसे पहले दुनिया में कैसे आया, क्यों आया, and how archaeologists have studied these early phases of history. और आर्कियोलॉजिस्ट जो लोगों ने किस तरीके से जो हिस्ट्री के जो फेजेस हैं, अलग अलग तरीके से जो फेज आए हैं, उन फेज को कैसे उन्होंने स्टडी किया फ्रॉम रिमेन्स ऑफ बोन्स एंड स्टोन टूल्स। क्योंकि पुरानी आदि मानव के बारे में जो जानकारी है, ह्यूमंस के बारे में, वो हमको जानकारी मिलती है उनकी बोन्स, उनके टूल्स और बोन्स के रिमेनिंग से, जो फॉसाइल फील्ड के थ्रू हमें जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव मेड अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ अर्ली पीपल। आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो जितनी भी जो पुरानी चीज़ें रिमेन्स में रह जाती हैं, ह्यूमन्स के जो अवशेष रह जाते हैं या रिमेनिंग्स रह जाते हैं, उन रिमेनिंग को जानने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ लोग होते हैं, रिसर्चर होते हैं, जो कि इनकी जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं।
Archaeologists have made attempts to reconstruct the life of early people. पुराने जो हमारे आदि मानव हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम आर्कोलॉजिस्ट का होता है और उनकी पुरानी लाइफ को जानना और समझने की प्रक्रिया क्या हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट उसका प्रयास करते रहते हैं टू फाइंड आउट अबाउट द सेटलर्स इन विच दे लिव्ड, कि जो पुराने लोग थे वो कैसे अपना जीवन जिया करते थे, कैसे रहते थे, वो सारी जानकारी ये लोग इकट्ठा करते रहते हैं. द फूड दे ईट वाई गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस एंड हंटिंग एनिमल्स, जिस तरीके से वो खाना इकट्ठा करते थे, प्लांट प्रोड्यूस करते थे और हंटिंग की शिकार वगैरह किया करते थे. एंड द वेज इन विच दे एक्सप्रेस्ड देमसेल्फ, और उनके जो भी तरीके रहे होंगे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते थे. उस टाइम पर हर इंसान, एवरीवन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस, तो उस ज़माने में भी उनके अपने एक्सप्रेस करने के तरीके रहे होंगे कोई ना कोई आदि मानव के. तो उनके एक्सप्रेस करने के मीडियम कैसे थे, किस तरीके से एक्सप्रेस करते थे, वो सारी जानकारी हम यहाँ पर पढ़ने और जानने की कोशिश करेंगे. अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूडेड द यूज ऑफ फायर एंड लैंग्वेज. और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट उनके जो जीवन में आया वो ये था कि यूज ऑफ फायर एंड लैंग्वेज, क्योंकि पहले लोग आगे का जो है जानकारी नहीं थी और उनको धीरे धीरे कर आगे की जानकारी भी उनको मिली. एंड ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज की भी जानकारी उनको समझ में आने लगी, यानी कि दे स्टार्टेड टू कम्युनिकेट देमसेल्फ बाय द लैंग्वेज. मतलब उनकी अपनी लैंग्वेज विकसित हो चुकी थी. लगभग कोई भी लैंग्वेज होगी अपने तरीके से वो कोई ना कोई लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. एंड फाइनली यू कैन फाइंड आउट वेदर द लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव. और इन सारी चीज़ जब जानकारी आपको मिल जाएगी उसके बाद ये लगभग आप फाइनल कर पाएंगे. यू कैन फाइंड आउट वेदर द लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग टुडे कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट. और जब ये सारी जानकारी उनके जीवन से संबंधित हमको मिल जाएगी तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पुराने लोग थे जो हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे उनका जीवन कैसा था, उनके पास्ट कैसा था, वो हमको अंदाज़ा लग जाएगा. थीम फर्स्ट इंक्लूड इन द सेक्शन डील्स विद द सम ऑफ द अर्लियर सोसाइटी. जो थीम फर्स्ट है, include the section deals with some of the earliest cities, those of the Mesopotamia, present day Iraq. और ये थीम फर्स्ट का जो सेक्शन है वो क्या करता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता रही होगी और प्रेजेंट डे इराक जिसको बोलते हैं, आज वो वर्तमान इराक में आता है, उसके बारे में भी ये जो है सेक्शन डील करता है. These cities developed around temples and were centers of long distance trade. और ये cities क्या थी, developed around temples, और जो temples के आसपास भी develop हुई and were center of long distance trade. Archaeological evidence, remains of old settlements and an abundance of written materials are used to reconstruct the life of the different people who lived there. यानी कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिमेन्स ऑफ ओल्ड सेटलमेंट्स, जो आर्कोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं और रिमेन्स ऑफ ओल्ड सेटलमेंट्स हैं एंड द एविडेंस ऑफ रिटन मटेरियल आर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ द डिफरेंट पीपल हु लिव्ड देयर. ये दो तीन चीज़ें हैं, इनके द्वारा आपको उनकी जीवन के बारे में जानकारी हमको हासिल होती है, पता चलता है उनके डिफरेंट लाइफ किस तरीके से जीवन जिया करते थे. तो वी हैव सम एविडेंसेस जैसे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, रिमेन्स ऑफ द सेटलमेंट्स एंड द एविडेंस ऑफ रिटन मटेरियल्स. These we are using for reconstruct the life of the different people who lived there. Craft peoples, scribes, laborers, priests, kings and queens.
You will notice how pastoral people played an important role in some of these towns. जैसे कि आप ये बात भी आप नोटिस करेंगे कि क्राफ्ट्स पीपल थे, स्क्राइब्स थे, लेबरर्स थे, प्रीस्ट थे, किंग एंड क्यून्स. You will notice how the pastoral people played an important role in some of these towns. और आप नोटिस करेंगे कि ये ऊपर के जो लोग थे इन्होंने किस तरीके से और इन टाउन्स you will notice how the pastoral people played an important role in some of these towns. और इन टाउन्स के डेवलपमेंट और विकास में किस तरीके से उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. A question to think about is whether the many activities that went on in cities would have been possible if writing had not developed. और फिर ये क्वेश्चन आता है, अ क्वेश्चन ऑफ थिंक अबाउट इज वेदर द मैनी एक्टिविटीज दैट वेंट ऑन इन सिटीज वुड हैव बीन पॉसिबल इफ राइटिंग हैड नॉट डेवलप्ड. क्या अगर राइटिंग डेवलप नहीं होती तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती. हाउ वंडर एज टू हाउ पीपल हु फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स हैड लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड caves or temporary shelters and rocks. Shelters begin to eventually live in villages and cities. आप देखते होंगे कि how wonder as to how people who for millions of years had lived in forest. जो इंसान लाखों सालों तक, हजारों सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे और टेम्परेरी शेल्टर्स में रहते थे एंड रॉक्स के नीचे भी रहते थे. और उन लोगों ने शेल्टर्स बिगिन टू इवेंचुअली लिव इन विलेजेस. वो इंसान जो अब जो है गांव में रहने लगा, सिटियों में रहने लगा. वेल, द स्टोरी इज अ लॉन्ग वन and related to several developments that took place at least 500 years before the establishment of the first cities. और इस 5,000 साल पहले लगभग जो पहली बार सिटी का डेवलपमेंट देखने को हमको मिला. जो इंसान उन लोगों ने ये डेवलपमेंट किया जो पहले कभी जंगल में रहा करते थे, कैप्स में रहा करते थे. On the most far-reaching changes was the gradual shift from nomadic life to settled agriculture. और इसमें सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस देखने को मिलता है वो ये है, one of the most far-reaching changes that was the gradual shift from nomadic life to settled agriculture. यानी कि वो सीधा कहाँ से शिफ्ट कहाँ पर हो जाते हैं, नोमैडिक लाइफ टू सेटल्ड एग्रीकल्चर. एक तरफ जो है नोमैडिक लाइफ जीते थे पहले. नोमैडिक लाइफ मीन्स जो है जंगलों में रहते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग किया करते थे. दैट काइंड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज अ नोमैडिक लाइफ. और वही लोग धीरे धीरे करके आकर के लास्ट में सेटल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर which began around 10,000 years ago. जो कि एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ 10,000 years ago. As you will be informed by your teacher prior to the adoption of agriculture, people had gathered plant produce as the source of food. वो पहले क्या करते थे कि खेती करने से पहले या एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने से पहले वो लोग गैदरिंग किया करते थे. प्लांट्स के जो फल फ्रूट्स निकलते थे उनको, और प्रोड्यूस एज ए सोर्स ऑफ फूड. और उन्होंने वो उनका एक खाने का एक संसाधन हुआ करता था. स्लोली दे लर्न मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. और धीरे धीरे करके उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्लांट्स थे उनकी जानकारी भी उनको मिलने लगी. वेयर दे ग्रो, द सीजन्स व्हेन दे बोर फ्रूट
एंड सो ऑन। उनको फिर धीरे धीरे ये भी पता चलने लगा कि कौन सा सीड किस टाइम पर उगता है, किस टाइम पर राइफ होता है। ये सारी जानकारी उनको धीरे धीरे मिलने लगी। फ्रॉम दिस दे लर्नड हाउ दे लर्नड टू ग्रो प्लांट्स। और धीरे धीरे करके उन्होंने ये भी जानकारी पता चल गया कि प्लांट्स को कैसे, कब और किस सीजन में उगाया जाता है। इन वेस्ट एशिया wheat and barley, peas and various kinds of pulse were grown। जो सबसे पहले वेस्ट एशिया के अंदर व्हीट, बरेली, पीस एंड वेरियस काइंड ऑफ पल्स वर ग्रोन। और विभिन्न प्रकार की जो है वेस्ट एशिया वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर व्हीट उगाया गया, बरेली, पीस एंड वेरियस काइंड ऑफ पल्स, और कई प्रकार की और भी पल्स रही होंगी, उनको भी वह पहली बार वहाँ पर उगाया गया। In East and Southeast Asia, the crops that in East and Southeast Asia, the crops that grow easily were millet and rice। यानी कि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा रहा होगा कि वहाँ पर इजीली जो है राइस और मिलेट आसानी से उग सकते थे। मिलेट वॉज ऑल्सो ग्रोन इन अफ्रीका। अफ्रीका में भी मिलेट को उगाया जाता था। अराउंड द सेम टाइम people learned how to domesticate animal such as sheep, goat, cattle, pig and donkey। और उसी टाइम पर लोगों ने खेती, उसी एक तरफ से खेती सीख रहे थे, उसी टाइम पर उन्होंने लगभग जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी उन्होंने सीख लिया, जैसे कि एज शीप, गॉट, कैटल, पिग एंड डंकी। प्लांट्स फाइबर सच एज कॉटन एंड फ्लैक्स and animal fibers such as wool were now woven into cloth। और उन्होंने धीरे धीरे करके एक तरफ तो उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीख लिया, प्लांट को ग्रो करना सीख लिया, साथ साथ में उन्होंने सीखा वूवन ऑफ द क्लॉथ, मतलब कपड़े का जो कपड़ों का बुनना उन्होंने सीख लिया। Somewhat later, about 5,000 years ago, domesticated animals such as cattle and donkeys were harnessed to plows and carts। और फिर जो है डोमेस्टिकेशन, जब एनिमल वो पहले सीख चुके थे और उन्होंने फिर लास्ट में ये भी सीख लिया कि इन कैटल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे कि प्लाउ करने में, कार्ट्स में इस्तेमाल, गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि वो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने लगे। दीज डेवलपमेंट लीड टू अदर चेंजेज एज वेल। और जब उन्होंने कैटल्स का खेती में भी इनका इस्तेमाल किया जाने लगा और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाने लगा, तो एक नई जानकारी उनके पास आई, यानी कि उनका विकास होने लगा। व्हेन पीपल ग्रू क्रॉप्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस टिल द क्रॉप्स राइपन्ड। और जब लोग सेटल्ड रहने लगे तो उनको एक जगह पर खेती करने के लिए एक जगह पर रहना पड़ता था, यानी कि जब तक वो फसल पक नहीं जाएगी, कट नहीं जाएगी, राइपन नहीं हो जाएगी, तब तक उनको उसी जगह पर रहना पड़ता था। इट मीन्स कि एक सेटल्ड लाइफ उनकी विकसित हो चुकी थी। सो सेटल्ड लाइफ बिकेम मोर कॉमन, यानी कि उनकी जो लाइफ सेटल्ड लाइफ कॉमन हो चुकी थी। एंड विद दैट पीपल बिल्ट मोर परमानेंट स्ट्रक्चर इन विच दे लिव। और उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीने के लिए यानी परमानेंट स्ट्रक्चर वाले जो है बिल्डिंग्स या घर वगैरह जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम when some communities learned how to make earthen pots। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि दिस वाज ऑल्सो द टाइम, वो एक ऐसा समय भी आया था when some communities learned how to make earthen pots। और उसी समय पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी थी जिन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया था। उसी टाइम पे एक तरफ तो उन्होंने जो है
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीख लिया, और एनिमल्स का जो है कहीं ना कहीं प्लाउ में और कार्ट्स में और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करना सीख लिया। और दूसरा क्या सीखा उन्होंने, कि उन्होंने कम्युनिटी हाउ टू लर्न मेक अर्थन पोट्स, कि मिट्टी की जो बर्तन बनाए कैसे जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना भी उनको समझ आ गया, यानी सीख चुके थे। दीज वर यूज टू स्टोर ग्रेन्स एंड अदर प्रोड्यूस एंड टू प्रिपेयर एंड कुक अ वेराइटी ऑफ फूड्स मेड फ्रॉम द न्यू ग्रेन्स दैट वर कल्टिवेटेड। मतलब जो कुछ भी फूड्स कल्टिवेटेड किए जाते थे और उनको स्टोर करने के लिए या खाना बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पोट्स बनाए जाते थे उनका इस्तेमाल होने लगा। In fact, a great deal of attention was given to processing food to make them tasty and digestible. The great deal of attention was given to processing foods. फूड को प्रोसेस कैसे किया जाना चाहिए और टू मेक दैम टेस्टी एंड डाइजेस्टिबल। अब उनको ये भी नॉलेज होने लगा कि खाने को स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए, कौन से मसालों का इस्तेमाल किया जाए और वो खाना डाइजेस्टेबल कैसे बने, ये चीज़ें भी उनको लगभग समझ में आने लगी। द वे स्टोन टूल्स वर मेड ऑल्सो चेंज्ड। जिस तरीके से पहले के लोग टूल्स बनाया करते थे उससे पहले की तुलना में अब जो है बेहतर टूल बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि वो टूल की जो क्वालिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। वेल अर्लियर मेथड्स ऑफ मेकिंग टूल्स कंटिन्यूड, जबकि जो पुरानी मेथड वाली कंटिन्यू थी, पहले वो चलती थी वही मेथड चल रही थी, लेकिन उस मेथड में भी धीरे धीरे कर कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रहा था, यानी कि उनकी क्वालिटी लेवल भी लगातार टूल्स का भी बढ़ रहा था और पुरानी की जो मेथड थी उसका भी इस्तेमाल हो रहा था। Some tools and equipments were now smoothened and polished by an elaborate process of grinding. ये ग्रिंडिंग प्रोसेस के थ्रू जो है उनको क्या कर दिया जाता था, स्मूथ एंड पॉलिश कर दिया जाता था, यानी कि जो न्यू काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स थे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स थे, वो काफ़ी स्मूथ थे और पॉलिश्ड थे। और इनको कैसे किया जाता था, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रिंडिंग के थ्रू। New equipment included mortars and pestles for processing and grinding grain. अब क्या ग्रेन को ग्राइंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता था, इनको मोटर्स एंड पेस्टल्स की प्रोसेस के थ्रू उनको ग्राइंड किया जाता है, एज वेल एज स्टोन एक्सेस एंड होज विच वर यूज टू क्लियर लैंड फॉर कल्टिवेशन। और एक्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता था, एंड हुज का इस्तेमाल किया जाता था फॉर क्लियरिंग दी लैंड, ज़मीनों को साफ करने के लिए, ताकि वहाँ पर वो एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन एक बेहतर तरीके से किया जा सके, एज वेल एज फॉर डिगिंग दी अर्थ टू सो सीड्स, और ताकि वो मिट्टी को खोदने के लिए, ताकि वहाँ पर जो है एक कल्टीवेशन बेहतर किया जा सके, सीड्स को उगाया जा सके। इन सम एरियाज पीपल लर्न टू टैप द ओर्स ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर एंड टिन। इन सम एरियाज में, और उन्हीं के आसपास के कुछ एरिया ऐसे थे, पीपल लर्न टू टैप द ओर ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर एंड टिन, और कॉपर और टिन वाले जैसे मेटल थे उनके और की जानकारी भी उनको मिल गई थी कि ये जो है यहाँ से जो है कॉपर और टिन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, यानी कि उनके और के बारे में उनको पता चल गया था। समटाइम्स कॉपर ओर्स वर कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर देयर डिस्टिंक्टिव ब्लूइश ग्रीन का कलर, और फिर धीरे उनकी जो ओर वगैरह थे
उनके ओर को कलेक्टेड किया गया और उस ओर को क्या इस्तेमाल किया जाने लगा फॉर डिस्टिंक्टिव ब्लूइश ग्रीन कलर के लिए. दिस प्रिपेयर्ड द वे फॉर द मोर एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेटल्स फॉर ज्वेलरी एंड फॉर टूल्स सब्सिक्वेंटली. और फिर वो जो मेटल्स हमारे टिन और कॉपर थे उनको ज्वेलरी की तरह ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और टूल मेकिंग में भी उसको इस्तेमाल किया जाने लगा. There was also a growing similarity with other kinds of produce. There was also a growing similarities with other kinds of produce from distant lands and seas. यानी कि उनके पास और ग्रोइंग करने की ग्रोइंग फैमिलियरिटी विद अदर काइंड ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम डिस्टेंस लैंड्स. और कहीं और से उनको ये भी पता चल गया कि देयर वाज आल्सो ए ग्रोइंग फैमिलियरिटी विद अदर काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम डिस्टेंस लैंड्स. और वो कोई अलग प्रकार की जो है ग्रोइंग फैमिलियरिटी मतलब उससे परिचित थे विद अदर काइंड ऑफ प्रोड्यूस. और जो दूसरी जगह पर कहीं और भी किसी प्रकार से जो अदर काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन होता होगा यानी कि सीड्स प्रोडक्शन होता होगा जो कि डिस्टेंस दूर के एरिया में होता रहा होगा तो उसकी जानकारी भी उनको मिल गई. दिस इंक्लूड्स वुड्स स्टोन्स इंक्लूडिंग प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स. दिस इंक्लूड्स आप मतलब जैसे बोला ना कि ग्रोइंग फैमिलियरिटी विद अदर काइंड ऑफ प्रोड्यूस. अदर काइंड ऑफ प्रोड्यूस जो भी होते थे प्रोडक्शन होता था जो कि दूसरे के दूर के एरिया में होता था उनमें कौन सी चीज़ इंक्लूड थी? वुड स्टोन्स इंक्लूडिंग प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स. बहुत ही कीमती और कम जो है मिडिल वाली जो है प्रेशियस कीमती जो स्टोन्स यानी पत्थर होता था उनकी जानकारी भी उनको उससे परिचित थे. मेटल्स से परिचित थे. एनसेल्स एंड ऑब्सीडियन hardened volcanic lava. Clearly, people were going from place to place. people were going from place to place और लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाते रहते थे. और कैरी गुड्स एंड आइडियाज विद देम क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन का जो है उस टाइम पर लोगों को जानकारी हो गई थी तो इधर से उधर लोग कहीं ना कहीं जाया करते थे और आइडियाज़ और एक दूसरे के आइडियाज़ एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रहे थे. विद इंक्रीजिंग ट्रेड एंड द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ पीपल इन प्लेस ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ अर्ली पीपल there now grow small settled states. While these changes took place slowly over several thousand years, the space quickened with the growth of fast cities. Also, the changes had far-reaching consequences. देखिए इसका अर्थ समझिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर. विद इंक्रीजिंग ट्रेड जब व्यापार बढ़ने लगा, द ग्रोथ ऑफ विलेजेस गाँव की संख्या बढ़ने लगी एंड टाउन्स भी बढ़ने लगे एंड द मूवमेंट्स ऑफ द पीपल और लोगों के बीच में क्या होने लगा? मूवमेंट्स होने लगा यानी कि एक दूसरे के लोगों में इंटरेक्शन होने लगा. ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम डेवलप हो चुका था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उस टाइम पर क्या था हमारे पास? कैटल्स थे. वी वर यूजिंग द कैटल्स फॉर प्लाइंग एंड द कार्ट्स. In place of the small communities of early peoples, there now grow small states. और धीरे धीरे उन्हें वहाँ की जो स्मॉल कम्युनिटीज़ थी उन्होंने एक स्टेट छोटे छोटे स्टेट्स भी बनाने शुरू कर दिए. While these changes
टुक प्लेस स्लोली, मतलब जैसे कि पहले लोग क्या छोटी कम्युनिटी में रहते थे, कम्युनिटियों से धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, एक स्टेट फॉर्मेशन है, राज्य बनने लगे। राज्य बनने की जो प्रक्रिया है ये लंबी चली है, लेकिन धीरे धीरे उसकी राज्य की तरफ डेवलप होने लगे। वेल दी चेंजेस टुक प्लेस स्लोली, धीरे धीरे हुए, ये बात सच है। हाउ एवर सेवरल थाउजेंड्स ईयर, इनको हजारों साल लगे ये वाली प्रोसेस में, सिटी से धीरे धीरे करके जो है एक स्टेट्स में कन्वर्ट होने में। दी दी पेस क्विकन्ड विद द ग्रोथ ऑफ फर्स्ट सिटीज, और जो पहली सिटी बनने की प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबी रही है, क्योंकि पहली सिटी बनने के सिटीज लाइफ बनने के लिए इंसान को किस दौर से गुजरना पड़ा। दे हैव टू पास थ्रो दी प्री हिस्ट्री यानी कि हंटिंग गैदरिंग प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ा। फिर उसके बाद में डोमेस्टिकेटेड लाइफ में आए, उसके बाद में उन्होंने दे लर्न ऑल अबाउट दी कैटल्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स, एंड देन पोट्री मेकिंग सीखा उन्होंने। उसके बाद में धीरे धीरे करके वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे और लास्ट में जा करके वो सिटीज के रूप में कन्वर्ट होने लगे। तो एक लंबा समय उनको लगा। ऑल्सो द चेंजेस हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और जो जितना भी चेंजेस आया है, जो इनमें जो इनके जीवन में जो चेंजेस आए हैं, और उसका बहुत ही बड़ा परिणाम के रूप में निकला। Some scholars have described this as a revolution, यानी कि इसको कुछ स्कॉलर्स ने, इसको कुछ विद्वानों ने क्या बोला, इसको बहुत ही रिवोल्यूशन बोला। इसको रिवोल्यूशन क्यों बोला गया? क्योंकि ये काफ़ी चेंजेस वाला था। क्योंकि जो लोग पहले हंटिंग गैदरिंग वाली लाइफ जिया करते थे, उस हंटिंग गैदरिंग वाली लाइफ से दे हैव एंटर्ड टू द सेंटर सेटल्ड लाइफ, and they started to making cities, and uh, they started to learn how to use cattle for transportation and other activities. They also learned how to use metals, मतलब they started to make the metals tools, उन्होंने मेटल्स के टूल्स भी बनाना शुरू कर दिए। और उसके साथ साथ वो पहले वो जो स्टोन टूल्स के भी टूल्स बनाया करते थे, स्टोन्स के भी टूल्स बनाते थे, साथ साथ में उन्होंने मेटल्स के बारे में जानकारी मिल गई। तो इस तरह की जो चेंजेस है, उस चेंजेस को कहा गया काइंड ऑफ एज ए रिवोल्यूशन। एज द लाइफ ऑफ द पीपल वर प्रोबेबली ट्रांसफॉर्म्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, इस तरह के जो चेंजेस आए उससे एकदम से पूरा जो है आदमी का, इंसानों का जो जीवन था वो काफ़ी चेंज हो गया। लुक आउट फॉर कंटिन्यूटीज एंड चेंजेस एज यू एक्सप्लोर दिस टू कंट्रास्टिंग थीम्स इन अर्ली हिस्ट्री। लुक आउट फॉर द कंटिन्यूटीज, क्योंकि कंटिन्यूटी जो चल रही है एंड द चेंजेस, उनके अंदर अब एक चीज़ जानने की कोशिश करना है कि जो मानव के जीवन में जो कंटिन्यूटी चल रही थी, जैसे कि कौन कौन सी कंटिन्यूटी थी, जो टूल्स पुराने टूल्स में का भी इस्तेमाल कर रहे थे, और नई चीज़ों और नई टूल्स का भी वो जो ज्ञान उनको आता जा रहा था, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रहे थे वो भी उनके हो रहे थे, यानी कि चेंजेस भी आ रहे थे, उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहे थे। तो वो सारी चीज़ों को हमें समझना है। एज यू एक्सप्लोर दिस टू कॉन्ट्रास्टिंग थीम्स इन अर्ली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी, ये सारी चीज इस चैप्टर में, इस थीम के अंदर। रिमेंबर टू दैट वी हैव सेलेक्टेड ओनली सम एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली सोसाइटीज फॉर डिटेल्ड स्टडी। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स निकाले हैं अर्ली सोसाइटी की जानकारी के लिए कि पहले की सोसाइटीज कैसी थी, उनकी जो है कुछ सोसाइटीज़ के बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। दीज वर अदर काइंड्स ऑफ अर्ली सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग फार्मिंग कम्युनिटीज़, क्योंकि उसकी जो सोसाइटीज़ थी वो कैसी थी, फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी एंड पास्टोरल पीपल थे। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग जो है गाय भैंस चराया करते थे, जब कैटल्स को चराया करते थे। एंड
others and there were other people who were hunter gatherers as well as सिटी dwellers। और उसी टाइम पर कुछ लोग जो है क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग भी क्या करते थे, कुछ लोग खेती करते थे, तो कुछ लोग जो पास्टोरल लाइफ जिया करते थे, यानी कि पास्टोरल लाइफ मीन्स कि पशुओं को पाला करते थे। और कुछ उसी टाइम पर कुछ लोग सिटी लाइफ भी जिया करते थे। सिटी लाइफ का मतलब होता है कि उनकी जो सोसाइटी का जो लेवल था वो डेवलप्ड लेवल था। तो डेवलप्ड लेवल में मतलब उनके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थे, दे वो डोमेस्टिकेटेड लाइफ जीते थे, सेटल्ड लाइफ उनकी थी। तो इस तरह का मतलब उसको हम सिटी ड्वेलर्स भी कहा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल सेलेक्टेड, जो एग्जाम्पल्स हमने सिलेक्टेड किए हैं उसके अलावा भी टाइमलाइन फर्स्ट गिव्स यू सम हिंट्स अबाउट दोज सोसाइटीज एंड पीपल। और ये थीम 1 हमारी है वो क्या जानकारी देगी, इन सोसाइटीज़ के बारे में जानकारी भी देगी। कौन कौन सी, कि सोसाइटीज़ का जीवन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को डेवलप किया वो, और किस तरीके से उनके अंदर जो चेंजेस आए, वो सारे चेंजेस को हम यहाँ पर इस थीम के बारे में उस चेंजेस के बारे में इस थीम में हमको जानकारी मिलेगी। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, यू गॉट माई पॉइंट। कोई क्वेश्चन हो या कोई इंक्वायरी हो, यू कैन ऑल्सो मेक मी कॉमेंट एंड यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।